अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, जो है वो कर रहे थे फंडामेंटल वाइब्रेशन, फर्स्ट ओवर टोन, सेकंड ओवर टोन, और उसके बाद हमने हॉट बैंड के बारे में बात की है। तो आप लोगों को पता है कि HCl जो है उसकी फंडामेंटल वाइब्रेशन की जो एनर्जी है वो मेगा बारी 1-2x की वैल्यू जो है वो इस चीज़ पे आती है, इस वेव नंबर पे। फर्स्ट ओवर टोन की वैल्यू यहाँ पे आ गई, सेकंड ओवर टोन की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ गई। और हॉट बैंड की एनर्जी अगर मैं यहीं से अगर आप लोगों से कहूँ कि हॉट बैंड की एनर्जी बताएं वो कितनी होती है, तो यही फंडामेंटल वाइब्रेशन की जो एनर्जी है ना, मेगा बारी 1-2 एक्स, यहाँ पे आप मेगा बारी 1-4 एक्स कर दें, वो हॉट बैंड की एनर्जी आ जाएगी। और आप लोगों को ये भी पता है कि फंडामेंटल वाइब्रेशन कैसे अराइज करती है। जब मान लीजिए जीरो लेवल से जंप करके वन में जाता है तो फंडामेंटल वाइब्रेशन राइज करती है। जब जीरो से जंप करके टू में जाता है तो आप लोगों के पास फर्स्ट ओवर टोन राइज होती है। जीरो से जंप करके थ्री में जाता है तो आप लोगों के पास सेकंड ओवर टोन राइज होती है। और इसी तरह आप लोगों को हॉट बैंड कैसे राइज होता है, जब वन से जंप करके मालिक्यूल जो है वो टू में जाता है। तो अगर इंटेंसिटी की बात करें तो चूंकि जीरो में जो रूम टेम्परेचर पे 100 मालिक्यूल होते हैं, जीरो 100% मालिक्यूल अगर हों तो फर्स्ट में 1% मालिक्यूल होते हैं। तो एनर्जी गैप का हिसाब से अगर हम देखें तो चूँकि ज़ीरो से वन में जंप करके जाना थोड़ा इजी है, कम एनर्जी है, तो ज़ीरो से वन में जंप करके जाने वाले मॉलिक्यूल जो हैं वो उनकी तादाद जो है ज़ीरो से वन में जंप करके जाने वाले मॉलिक्यूल की तादाद ज़्यादा है। इसलिए फंडामेंटल वाइब्रेशन जो है उसकी आप लोगों के पास जो इंटेंसिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो इसी तरह ज़ीरो से जंप करके टू में जाने वाले मॉलिक्यूल जो हैं वो कम होंगे, क्योंकि एनर्जी गैप ज़्यादा है। मॉलिक्यूल तो अभी भी 100 ही हैं, लेकिन एनर्जी गैप जो है ना वो ज़्यादा है। तो ज़्यादा एनर्जी गैप ज़रा मुश्किल होता है, इसलिए इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी, कम मॉलिक्यूल जाएंगे। ज़ीरो से जंप करके थ्री में जाने वाले मॉलिक्यूल जो हैं उनकी इंटेंसिटी और कम होगी, क्योंकि कम मॉलिक्यूल है जो ज़ीरो से जंप करके थ्री में जाएंगे। इसी तरह वन से जंप करके टू में जाते हैं जो हॉट बैंड है, क्योंकि यहाँ 100% मालिक्यूल, यहाँ 1% है, तो यहाँ से यहाँ जाने वाले मालिक्यूल की तादाद और कम होगी, इसलिए हॉट बैंड की इंटेंसिटी सबसे कम है। अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी भी यहाँ से नजर आ रहे हैं, सबसे कम एनर्जी हॉट बैंड की होती है। उसके बाद आप लोगों के पास जो एनर्जी है फंडामेंटल वाइब्रेशन की है, उसके बाद फर्स्ट ओवर टोन की, उसके बाद सेकंड ओवर टोन की। और मैं आप लोगों को ये दिखा चुका हूँ कि HCl का जो आप लोगों के पास प्लॉट है उसमें ये वैल्यूज कहाँ कहाँ आएंगी सबसे। और वेव नंबर जो आप लोगों के पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम मैंने आप लोगों को पहले कुछ दिखाए हैं, उसमें आप लोग देख चुके हैं कि जो वेव नंबर है वो इस साइड पे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा वेव नंबर या एनर्जी वाली वाइब्रेशन जो है वो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे होगी, उसके बाद उससे कम एनर्जी वाली, उसके बाद उससे कम एनर्जी वाली, और उसके बाद सबसे कम एनर्जी वाली। क्योंकि हॉट बैंड की एनर्जी इन सब में से कम है, हॉट बैंड की, तो उसकी जो वाइब्रेशन है वो कम एनर्जी पे होगी। और इंटेंसिटी का ताल्लुक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से है जो जंप करके जाते हैं। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो अब ये जो वैल्यूज़ हैं फंडामेंटल वाइब्रेशन, फर्स्ट ओवर टोन, सेकंड ओवर टोन, HCl के लिए, इन वैल्यूज़ को हम लोग यूज़ करके हम लोग मेगा बार ई निकाल सकते हैं HCl के लिए, और एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट Xe की वैल्यू भी निकाल सकते हैं HCl के लिए कितनी वैल्यू है। HCl तो एक एग्जाम्पल है। दरअसल किसी भी मॉलिक्यूल की फंडामेंटल वाइब्रेशन फर्स्ट ओवर टोन और सेकंड ओवर टोन अगर हमारे पास हो तो हम लोग ओमेगा बार ई जो है वो निकाल सकते हैं उस मॉलिक्यूल के लिए। ओमेगा बार ई, यू शुड कीप इन माइंड, ओमेगा बार ई हमारे पास है क्या। ओमेगा बार ई हमारे पास होता है 1/2 पाई सी। ओमेगा बार ई होता है 1/2 पाई सी के ओवर म्यू। अब अगर हम, क्या फ़ायदा है अगर हम लोग ओमेगा बार ई निकाल लें तो उसका क्या फ़ायदा। ओमेगा बार ई निकाल लें तो हमारे पास फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू आ सकती है। फोर्स कांस्टेंट हमें बाउंड स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें किसी भी सपोज HCl का मॉलिक्यूल है, सी भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट ये पाई 3.14 है, जो ये म्यू है ये रिड्यूस्ड मैस है, ये सारी चीज़ें तो इस HCl के मॉलिक्यूल से आ जाएंगी। दो अननोन थे ओमेगा बार ई और फोर्स कांस्टेंट। ओमेगा बार ई अगर इन वैल्यूज को यूज करके निकल आए तो हम फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू भी उसमें से निकाल सकते हैं। यही मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अब हम देखते हैं ये तरीका है जी निकालने का। आप वो जो ऊपर इक्वेशन है, इक्वेशन 3 and 1, इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 with 1, इक्वेशन जो है
3 उसको 1 से मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यही कुछ यहाँ किया है, जो आप लोगों को बताया है कि उसको 1 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट किया है। इसको सब्ट्रैक्ट करने से जो आंसर आता है वो आप लोगों के पास ये आता है। बड़ी आसान सी कैलकुलेशन है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ओमेगा बार ई की वैल्यू हमारे पास ये आई। ओमेगा बार ई की ये वाली वैल्यू यूज करके हम लोग जो है वो मालूम कर सकते हैं एक्स ई। आप लोगों के पास ओमेगा बार ई की वैल्यू आ गई। ऊपर जो 3 इक्वेशन आपने की है, ओमेगा बार ई 1 - 2 एक्स ई, ओमेगा बार ई 1 - 3 एक्स ई, ओमेगा बार ई 1 - उनमें ओमेगा बार ई की वैल्यू पुट करके आप लोग एक्स ई निकाल सकते हैं। सपोज ये फंडामेंटल वाइब्रेशन है HCl की, ओमेगा बार ई की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करें और ये बना 1 - 2 एक्स ई, ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर नीचे आके ये डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से आप लोग एक्स ई की वैल्यू निकाल लेंगे। ये आप लोगों के पास एक्स ई की वैल्यू है। तो हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल के लिए फर्स्ट फंडामेंटल वाइब्रेशन, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन की अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाए या वेव नंबर आ जाए तो उनको यूटिलाइज करके हम एक तो ओमेगा बार ई की वैल्यू निकाल सकते हैं और दूसरा हम लोग एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट से निकाल सकते हैं। ये एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, जो ऊपर हमने इक्वेशन देखी है उनमें से किसी भी इक्वेशन में इसमें या इसमें या इसमें आप ओमेगा बार ई की वैल्यू जिसमें मर्जी पुट करें, ओमेगा बार ई की वैल्यू पुट करें तो आप लोगों के पास ओमेगा बार ई की वैल्यू पुट करेंगे तो आप लोगों के पास जो एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं सिंपल से मैथ इस्तेमाल करके। ये आता है। और उसके बाद हम अगर फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हम फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये देखेंगे। आप लोगों को पता है कि हम कह चुके हैं कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ओमेगा बार ऑसिलेशन और एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ओमेगा बार ऑसिलेशन ये तकरीबन बराबर होते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए और ये इक्वेशन भी हार्मोनिक ऑसिलेटर की है। क्या हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन को एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन पर इस्तेमाल कर सकते हैं? यानी ये जो रिजल्ट आए हैं ये तो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर से आए हैं। क्या इन रिजल्ट को और ये जो हमारे पास ओमेगा बार ऑसिलेशन है जिसकी वैल्यू ये होती है, ये तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए है, क्या हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं? ऊपर हमारी बात हो चुकी है कि ओमेगा बार ई और ओमेगा बार ऑसिलेशन इनमें इतना ज्यादा फर्क नहीं होता, इनकी वैल्यूज में थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा सा फर्क होता है। तो हमने यहाँ क्या किया, ओमेगा बार ई है तो ये चूंकि तकरीबन बराबर होती है, इसकी इक्वल पुट किया, हमने स्क्वायर लिया और यहाँ से के की वैल्यू निकाल ली, तमाम वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास जो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई 516 न्यूटन पर मीटर। और इस वैल्यू की सिग्निफिकेंस ये है कि HCl का जो बॉन्ड होता है उसको अगर 1 मीटर तक स्ट्रेच करना हो, उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी भी है हमें उससे कोई कंसर्न नहीं, लेकिन अगर उसको 1 मीटर तक स्ट्रेच करना हो तो उसके लिए इतने न्यूटन फोर्स चाहिए, 516 मीटर न्यूटन फोर्स चाहिए 1 मीटर तक स्ट्रेच करने के लिए। ये फोर्स कांस्टेंट की सिग्निफिकेंस है। तो अब हम फंडामेंटल वाइब्रेशन, फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड ओवरटोन की एनर्जी इस्तेमाल करके हम लोगों ने निकाल लिया है कि हम लोग फोर्स कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, हार्मोनिसिटी कांस्टेंट कैसे निकालते हैं और हम लोग कैसे निकालते हैं ओमेगा बार ई। और यहाँ पे एक बात जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि ओमेगा बार ऑसिलेशन तो ये हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए है, तो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर पे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज में इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता, हमने रिलेशनशिप देखा था, बिल्कुल मामूली सा फर्क होता है, इसलिए हम अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब उसके बाद हम लोगों ने जो है वो देखा है कि फार्मूला क्या है, ये हम देख चुके हैं। हॉट बैंड की कैलकुलेशन हम लोग ये देख चुके हैं। हॉट बैंड के बाद एक बात ये है जो पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, वो ये है कि हमारे पास जो हॉट बैंड है उसकी एनर्जी हमारे पास ये होती है, ये एनर्जी लेस है फंडामेंटल बैंड की एनर्जी, दिस इज लेस, इसलिए हमने कहा है कि वो फंडामेंटल वाइब्रेशन से भी कम एनर्जी पे आएगा हमारे पास हॉट बैंड। और अगर कंफर्म करना है तो ज़्यादा टेम्परेचर पे रिकॉर्ड करें, अगर ज़्यादा टेम्परेचर पे रिकॉर्ड करेंगे तो हॉट बैंड की ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से हायर जो लेवल है उनमें मॉलिक्यूल्स की तादाद भी ज़्यादा हो जाती है। ये करने के बाद उसके बाद हमारे पास है डाई एटॉमिक वाइब्रेटिंग रोटर। इंतहाई इंपॉर्टेंट ये एक क्वेश्चन है डाई एटॉमिक वाइब्रेटिंग रोटर का। जो रोटेशन है उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है 1 to 10 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, और वाइब्रेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो तकरीबन 300 सेंटीमीटर इनवर्स चाहिए। मैं ये तो वेव नंबर है, मैं इनको एनर्जी क्यों कह रहा हूँ,
आप लोगों को पता है कि एक सिंपल सा एक्सप्रेशन इस्तेमाल करके हम लोग वेव नंबर को एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। वो एक्सप्रेशन हमारे पास ये है, E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार। जो भी वेव नंबर की वैल्यू हुई यहाँ पुट करें, उसको वेलोसिटी ऑफ लाइट और प्लैंक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके एनर्जी आ जाएगी। तो जाहिर है ये कम, चूंकि एनर्जी और वेव नंबर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर वेव नंबर कम है तो एनर्जी कम होगी। तो इतने वेव नंबर रोटेशन के लिए जो वेव नंबर चाहिए, जो एनर्जी चाहिए वो ये है, वाइब्रेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ये है। तो इसका मतलब ये है कि रोटेशन के लिए कम एनर्जी चाहिए और वाइब्रेशन के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और इसका मतलब फिर ये भी बनता है कि वाइब्रेशनल लेवल के अंदर आगे रोटेशनल लेवल भी होते हैं, वो हम लोग उसको शुरू करते हैं। ये देखें, ये वाइब्रेशनल लेवल के अंदर आगे रोटेशनल लेवल है। वाइब्रेशनल लेवल के अंदर जो V इज इक्वल टू 0 है, ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल लेवल, उसमें आगे रोटेशनल लेवल है। J इज इक्वल टू 0, J इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 3, J इज इक्वल टू 4, J इज इक्वल टू 5, J इज इक्वल टू 6, J इज इक्वल टू 7। इस तरह V इज इक्वल टू 1 है, उसमें आगे फिर रोटेशनल लेवल है। J इज इक्वल टू 0, J इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 3, J इज इक्वल टू 4, J इज इक्वल टू 5, J इज इक्वल टू 6, J इज इक्वल टू 7। हर वाइब्रेशनल लेवल के अंदर आगे रोटेशनल लेवल होते हैं, क्योंकि वाइब्रेशनल की एनर्जी ज़्यादा होती है और रोटेशनल की एनर्जी हमारे पास क्या होती है, कम। अब ज़रा हम लोग देखते हैं, हमारे पास ये बहुत ओपन लीनियर अप्रोक्सीमेशन है, और ये क्या है, वो ये है कि रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी जो है ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट कंसीडर करें आप लोग। तो रोटेशनल एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी, एक मालिक्यूल जब रोटेट कर रहा हो तो वाइब्रेशनल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक मालिक्यूल जब वाइब्रेट कर रहा हो तो रोटेशनल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं, इसे बोलते हैं बॉर्न ओपन लीनियर अप्रोक्सीमेशन। आपको पता है वाइब्रेशनल एनर्जी जो रोटेशनल है, किसी भी वाइब्रेशनल के अंदर जब रोटेशनल लेवल होते हैं तो रोटेशनल की हम लोग कर चुके हैं। रिजिड रोटर के लिए ये है बी जे जे प्लस वन, नॉन रिजिड रोटर के लिए बी जे इंटू जे प्लस वन माइनस डी जे स्क्वायर जे प्लस वन स्क्वायर। अब चूंकि अगर हम ये कंसिडर कर लें कि एक मालिक्यूल जब रोटेट कर रहा होता है, एक रोटेट करता हुआ जो मालिक्यूल है उसमें रोटेट करने के साथ बॉन्ड लेंथ जो है वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम लोग ये कंसिडर कर लें कि एक रोटेट करते हुए मालिक्यूल जो है उसके लिए बॉन्ड लेंथ, एक रोटेट करते हुए मालिक्यूल जो है उसकी बॉन्ड लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम ये कंसिडर कर लें तो फिर हम लोग ये फैक्टर इग्नोर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, इसको इग्नोर कर लें। क्यों, ये फैक्टर हमने डाला ही तब था जब एक नॉन रिजिड रोटर होता है, यानी रोटेट करते हुए किसी मालिक्यूल की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाए या कम हो जाए, उसको नॉन रिजिड रोटर कहते हैं। और हकीकत में होता भी यही है, एक रोटेट करते हुए मालिक्यूल की जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ती है या कम होती है, हकीकत में भी यही होता है। तो रोटेट करते हुए मालिक्यूल की जो बॉन्ड लेंथ है कम या ज़्यादा होती है, इसलिए हमने ये फैक्टर इंट्रोड्यूस किया था। अब हम इस फैक्टर को जो है वो निकाल सकते हैं। अब अगर हम इस फैक्टर को निकाल दें तो हमारे पास रोटेशन में सिर्फ ये रहेंगे, और हमें पता है कि एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमारे पास जो वैल्यू है एनर्जी की, तो देखें तो रोटेशनल एनर्जी लेवल की एनर्जी ये है नॉन रिजिड रोटर के लिए। लेकिन नॉन रिजिड वाला फैक्टर हमने निकाल दिया है कि एक मालिक्यूल जब रोटेट करे उसके बॉन्ड लेंथ चेंज ना हो तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, तो फिर बाकी सिर्फ ये रह गया। और हमारे पास एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी ये है। अब अगर हम लोग इन दोनों को कंबाइन करें, अच्छा ये जो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है, वो ये है कि एक बॉन्ड को एक हद से ज्यादा अगर हम उसको स्ट्रेच करें तो बॉन्ड टूट जाएगा। अगर बॉन्ड टूट जाएगा तो फिर हम लोगों को ये फैक्टर जो है ये हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इस टेक्स्ट को भी ना देखें, अब ये है कि टोटल एनर्जी जो है रोटेशनल एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी का सम है सेंटीमीटर इनवर्स में, फिर इसको इस तरह लिखेंगे, एप्सिलॉन से ज़ाहिर करते हैं इसको ना, सिंपली फर्क ये। तो यहाँ पे हमारे पास रोटेशनल एनर्जी बी जे जे प्लस वन, वाइब्रेशन एनर्जी हमारे पास ये है। ये हमारे पास, हमने इन दोनों को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंबाइन कर दिया। ये रिजिड रोटर की एनर्जी है और ये हमारे पास एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी है, इसको हमने कंबाइन कर दिया। अब बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो ये है कि अगर मालिक्यूल जो है वो जीरो वाइब्रेशनल लेवल से जंप करके फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल में जाता है, जीरो से जंप करके फर्स्ट में, तो अब हमने ये देखना है जीरो के किस रोटेशनल लेवल से जंप करके फर्स्ट के किस वाइब्रेशनल रोटेशनल लेवल में गया है। तो हम जो लोअर वाइब्रेशनल लेवल है उनको जे डबल प्राइम कहेंगे,
और हायर रोटेशनल लेवल जो है उनको हम जे प्राइम कहेंगे। और ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखें, मैं यहाँ पे आप लोगों को ये सारी बात जो है वो क्लियर करता हूँ। जो अभी मैंने कहा है वो ये है कि ये जो हमारे पास है v इक्वल 0, ये v इक्वल 1 है। जब मैं ये कहूँगा ना कि मॉलिक्यूल 0 से जंप करके 1 में गया है वाइब्रेशनल लेवल में, तो फिर हमें ये बताना पड़ेगा 0 के किस रोटेशनल लेवल से जंप करके 1 के किस रोटेशनल लेवल में गया है, हमें ये बताना पड़ेगा। और ये हम नहीं बता सकते, कोई सिलेक्शन रूल होगा जो हमें बताएगा। एक बात ये है। दूसरी ये है, जो ये रोटेशनल लेवल है लोअर, इनको जे डबल प्राइम कहेंगे, और जो अपर रोटेशनल लेवल है उनको हम जे प्राइम कहेंगे। और हम देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल जो है वो लोअर रोटेशनल लेवल से जंप करके हायर रोटेशनल लेवल में जाता है, यानी जे प्राइम से जंप करके जे डबल प्राइम से जंप करके जे प्राइम में जाता है, तो फिर एनर्जी कैसे चेंज होती है। अगर हम लोग ये देखना चाहते हैं तो ये अभी हम देखते हैं। जाहिर है हमें फिर इसमें कुछ सिलेक्शन रूल देखना पड़ेंगे। एक मॉलिक्यूल 0 रोटेशनल लेवल से जंप करके फर्स्ट रोटेशनल लेवल में जाता है, तो हमें देखना पड़ेगा कि उसमें फिर क्या सिलेक्शन रूल है। ये है 0 से जंप करके अगर 1 में मॉलिक्यूल जाता है, तो जो हायर एनर्जी लेवल है उसके लिए जे प्राइम है, लोअर के लिए जे डबल प्राइम है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं v इक्वल टू 1 जे प्राइम के लिए। तो एनर्जी का जरा फार्मूला मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ। जो एनर्जी का हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास है डी जे इंटू जे प्लस 1, डी जे टू जे प्लस 1 प्लस v प्लस 1/2, v प्लस 1/2 ओमेगा बार ई माइनस v प्लस 1/2 स्क्वायर, v प्लस 1/2 स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी जो है वो लिख रहा हूँ, स्क्वायर ओमेगा बार ई। यहाँ ओमेगा बार ई एक्स ई आएगा, आपको पता है। यहाँ पे आ गया ओमेगा बार ई, ओमेगा बार ई स्क्वायर इंटू एक्स ई, ये आएगा। अब ये हमारे पास फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग लिखना चाहते हैं कि फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल, जो ऊपर वाला वाइब्रेशनल लेवल है जहां पे मॉलिक्यूल जंप करके जा रहा है, जिसके रोटेशनल लेवल को जे प्राइम का है, हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं। हम दो चेंजेस करेंगे, जे की जगह जे प्राइम लिखेंगे यहाँ पे हम, और वी की जगह हम लोग 1 पुट करेंगे। 1 प्लस 1/2 3/2 आ गया, ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास मिलता है। यहाँ भी जे प्राइम आएगा, कीप इन माइंड, यहाँ भी हमारे पास जे प्राइम आएगा, ये हमारे पास जे प्राइम है। यहाँ जे प्राइम लिखा था, गलती से जे लिखा गया, ये जे प्राइम गलती से जे लिखा गया। अब देखें, कीप इन माइंड ये जे प्राइम है। और अगर हम लोग v इक्वल टू, ये तो हो गया v इक्वल टू 1, j इक्वल टू जे प्राइम। अब अगर हम v इक्वल टू 0 जे डबल प्राइम लिखना चाहते हैं, तो फिर हम कैसे लिखेंगे v इक्वल टू 0 जे डबल प्राइम। इसके लिए तो हम क्या करेंगे, जहां भी j है वहां जे डबल प्राइम पुट करें और v की जगह 0 पुट करें। तो 1/2 आ गया ओमेगा बार ई सी, यहाँ 0 पुट करें, 1/4 आ गया ओमेगा बार ई स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया माइनस। अब इनको जरा सॉल्व करने से हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। ये हमारे पास जो है वो मैथ करने के बाद सिंपल मैथ है, मुश्किल नहीं है। यहाँ पे पहुँचते हैं। कीप इन माइंड ये जे प्राइम है, जे प्राइम माइनस जे डबल प्राइम। अब एक बात ध्यान में रखें आप लोग, जे प्राइम माइनस जे डबल प्राइम, ये है हायर रोटेशनल लेवल और लोअर रोटेशनल लेवल में जो फर्क है उसको ये कहते हैं जे प्राइम माइनस जे डबल प्राइम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ देखिए 1 से जंप करके, नीचे वाले 1 से जंप करके ऊपर वाले 0 में जा रहा है। यहाँ 1 से जंप करके ऊपर वाले 0 में जा रहे हैं मॉलिक्यूल, इधर 1 से जंप करके ऊपर वाले 0 में जा रहे हैं। तो हायर लेवल को क्या कहते हैं, हायर लेवल को जे प्राइम का है या जे डबल प्राइम का है, हमने हायर लेवल को जे प्राइम का है, जे प्राइम माइनस लोअर लेवल को क्या कहा है, जे डबल प्राइम। अब किस हायर लेवल में जा रहा है, 0 में, माइनस कहां से जा रहा है, 1 से, 0 माइनस 1, तो ये बन गया -1।
यहाँ देखिए इसके 2 से ऊपर वाले 1 में जा रहे हैं, यानी ये प्राइम हमारे पास क्या है, ऊपर वाला लेवल उसका नंबर 1 में जा रहा है यहाँ। और ये डबल प्राइम हमारे पास क्या है, नीचे वाले किससे जा रहा है, नीचे वाले 2 से जा रहा है, 2 से जा रहा है। हम क्या कहेंगे, हम लिखेंगे ये प्राइम माइनस जे डबल प्राइम टू ये 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया। जब डेल्टा जे माइनस 1 हो, जब डेल्टा जे हमारे पास माइनस 1 हो, डेल्टा जे अगर हमारे पास माइनस 1 हो तो इसका मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल इसके 1 से ऊपर वाले 0 में जा रहा है, इसके 1 से 0 में जा रहा है, 2 से 1 में जा रहा है, 3 से 2 में जा रहा है, 4 से 3 में जा रहा है, 5 से 4 में जा रहा है और 6 से 5 में जा रहा है। इसका मतलब डेल्टा जे माइनस 1। अब मैं बताना चाहता हूँ डेल्टा जे प्लस 1 का मतलब क्या है। डेल्टा जे प्लस 1 का मतलब वो देखिए, डेल्टा जे प्लस 1 का मतलब इसके 0 से ऊपर वाले 1 में जा रहा है, इसके 0 से ऊपर वाले 1 में, या इसके 1 से ऊपर वाले 2 में जा रहा है, इसके 2 से ऊपर वाले 3 में जा रहा है, इसके 3 से ऊपर वाले 4 में जा रहा है, इसके 4 से ऊपर वाले 5 में जा रहा है, इसके 5 से ऊपर वाले 6 में जा रहा है। अब हम किसी के लिए अगर वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसके लिए करते हैं 0 से 1 में जा रहा है, तो ऊपर वाले एनर्जी लेवल को हम कहते हैं जे प्राइम, वो क्या है 1 में जा रहे हैं, कहां से, 0 से, तो नीचे वाले लेवल जो है उनको हम जे डबल प्राइम कहते हैं, ये आ गए। अब जे प्राइम माइनस जे डबल प्राइम, ये हमारे पास क्या बना 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 हमारे पास क्या होता है, ये 1 होता है, जे प्राइम माइनस जे डबल प्राइम ये हमारे पास 1 होता है, तो इसे कहते हैं डेल्टा जे प्लस 1। तो डेल्टा जे माइनस 1 का मतलब है इसके 1 से 0 में जाए, 2 से 1 से 0 में जाए, 2 से 1 में जाए, 3 से 2 में जाए, ये डेल्टा जे, ये सारी वैल्यूज डेल्टा जे माइनस 1। और डेल्टा जे प्लस 1 क्या होता है, इसके 0 से 1 में जाए, 1 से 2 में जाए, 2 से 3 में जाए, ये मतलब इसका। अब हम जरा मैथ करते हैं। यहाँ सिलेक्शन रूल जो है वो इसके लिए ये होता है कि डेल्टा जे प्लस माइनस 1, ये नीचे वाले 0 से ऊपर वाले 1 में जा सकता है, नीचे वाले 1 से ऊपर वाले 2 में जा सकता है, नीचे वाले 2 से ऊपर वाले 3 में, या फिर नीचे वाले 1 से ऊपर वाले 0 में, नीचे वाले 2 से ऊपर वाले 1 में, नीचे वाले 3 से ऊपर वाले 2 में, ऐसे जा सकता है। जबकि जो आप लोगों के पास वाइब्रेशनल है उसमें प्लस माइनस 1 भी हो सकता है, प्लस माइनस 2 भी हो सकता है, लेकिन हम लोग सिर्फ प्लस माइनस 1 कंसीडर करेंगे। प्लस माइनस 1 का मतलब क्या है, प्लस माइनस 1 का मतलब है 0 से 1 में जा रहा है, 0 से 1 में जा रहा है, तो ये हम लोग भी देखेंगे। यहाँ पे देखें आप लोग, हमारे पास अगर हमारे पास ये देखें जे प्राइम माइनस जे डबल प्राइम प्लस 1 हो, इसका मतलब क्या है, माइनस जे डबल प्राइम इधर आके प्लस हो गया, 1 प्लस जे डबल प्राइम, तो वो जो ऊपर आप लोगों ने फार्मूला लिखा है उसमें आप लोग वैल्यू पुट कर दें, डेल्टा ए का जो फार्मूला लिखा है, ये करने से आप लोगों के पास फार्मूला ये आता है, ये फार्मूला आपके पास आता है 2b जे डबल प्राइम प्लस 1। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आप लोग एनर्जी गैप फाइंड कर सकते हैं अगर आपको ये पता चल जाए कि नीचे वाले किस लेवल से ऊपर जा रहे हैं। हमें ये तो पता है, अगर हमें ये पता चल जाए नीचे वाला कौन सा लेवल, हमें ये पता है कि ऊपर वाला किस में जाएगा, प्लस 1 के केस में। अच्छा जी, मैं आपको कहता हूँ डेल्टा जे प्लस 1, इसका हमें पता है इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा जे प्लस 1। अब मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि आप एनर्जी फाइंड करें जब जे डबल प्राइम जो है वो हमारे पास 3 हो, इसकी एनर्जी फाइंड करें, जे डबल प्राइम 3। अब प्लस 1 क्या होता है, जब ये जे डबल प्राइम 3 हो और हमारे पास जे प्राइम जो है वो 4 हो, ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, जे प्राइम बोलते हैं। इस सूरत में हमारे पास जे प्राइम माइनस जे डबल प्राइम, इस सूरत में हमारे पास 1 होगा ना, इस सूरत में हमारे पास 1 होगा।
इस एक सूरत में 1 होगा, ये +1 आया है। तो ये प्राइम, ये डबल प्राइम की जगह पे आप लोग वो वैल्यू पुट करें 3, आप लोगों के पास एनर्जी आ जाएगी 3 से 4 में जंप करके जाने की। तो इस तरह हम एनर्जी मालूम करेंगे और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।